मैं जोगिन फ्रॉम एमडी क्लासेस चक्की दादरी। बेटा काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा आपके बीच में आया हूँ और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है वेक्टर। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाता हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगा। फिर भी कोई डाउट्स आपको रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज +1 का ये जो है एक टॉपिक है और मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर कह लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको वेक्टर काम में आएगा। मैं इसको मैथमेटिकल टूल में इंक्लूड करता हूं क्योंकि 10+2 क्लास में मैथ्स में आएगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम के हैं या फिर जो बच्चे +1 में हैं, तो उनको तो बिना इसके फिजिक्स में काम चलने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए इसको फिजिक्स में भी डाला गया, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको मैथमेटिकल टूल मानता हूँ क्योंकि ये हमारी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को बेहद ईजी बनाता है, ठीक है। दूसरी बात मैथमेटिकल टूल बेहद जरूरी है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ठीक है, कि जो मैथमेटिक्स होता है वो फिजिक्स की लैंग्वेज कहा जाता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एक्चुअली। तो बिना लैंग्वेज के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना बेहद मुश्किल होता है ना। तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को पढ़ना भी काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं जब भी +1 क्लास को स्टार्ट देता हूँ बेटा, तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकल टूल कराता हूँ क्योंकि उसके बिना फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल करते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम और भी काफी सारे मैथमेटिकल टूल स्टडी करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक वेक्टर करा रहा हूँ और ये आपके चैप्टर में भी है। ये जियोमेट्रिक टूल नहीं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आती है, काफी टॉपिक है। मैथमेटिक्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको दादरी से, अपनी चक्की दादरी से चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, दादरी को चंडीगढ़ जाना, ठीक है, और आप एक हरियाणा रोडवेज की बस में अपनी यात्रा करते हैं। हरियाणा रोडवेज की बस जो है उसके अंदर ट्रैवल जल्दी नहीं करते हैं। तो मान लीजिए 6 से 7 घंटे का जो है रन है, 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो आपको ये जर्नी कैसे लगेगी, इसमें आपको कोई मजा नहीं आएगा और ये बड़ी जो है ना आपके लिए बोरिंग सी जर्नी होगी। क्योंकि कारण क्या है कि आपको पता है आप बस में बैठ के आपको कोई मतलब एंटरटेनमेंट की आपके बस सुविधा नहीं है। आप अपना मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बस में टॉयलेट की सुविधा नहीं है ना। और बस में आपको जो है कोई कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। साथ में जो है वो बोलते हैं बोलता रहेगा, पानी का, तो इस तरीके से वो बोलते रहेगा। तो वो जब भी आपको बिल्कुल मजा नहीं है, तो उसके अंदर आप क्या सोचेंगे कि यार ये चंडीगढ़ आ जाए और इस जर्नी से मेरा अच्छा बन जाएगी, ठीक है। वो जब भी आपको याद नहीं है, बिल्कुल बोरिंग, ठीक है। इसी यही चीज होती है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो फिजिक्स आपके लिए हरियाणा रोडवेज की बस की तरह हो जाएगी, जो सिर्फ आपके लिए बोरिंग है। और आप ये सोचेंगे कि यार मैं फिजिक्स में एक बार पास हो जाऊँ, फिर मैं इसको किसी तरीके से ड्रॉप कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, आगे नहीं। लेकिन आप यही जर्नी आजकल हरियाणा रोडवेज में भी जो है वोल्वो बस चली हुई है कुछ, ठीक है, एसी कोच उसको या फुल्ली एसी बस, ठीक है, हरियाणा रोडवेज चलती है वो बस, है ना। आप बात चंडीगढ़ इस एसी बस के अंदर जाइए, फुल्ली एसी बस है, सामने बेटा एक अच्छी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है और उसमें कोई मूवी जो है चल रही है बहुत अच्छी, ठीक है। तो आपको जो है इस जर्नी में काफी मजा आएगा, ठीक है। आपको जो है चाय स्नैक्स वगैरह इसमें मिल जाता है। आपको जो है एक सॉकेट मिलेगा जिससे अपनी सीट के साथ, जिसमें जो है आप अपना मोबाइल लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जर्नी में काफी मजा आएगा। आपको याद रहेगा कि हम
मान लीजिए तो चंडीगढ़ गए थे तो बड़ा मजा आया, ये मूवी देखी मैंने, ठीक है, यहाँ मेरी बस हुई, आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि जो अच्छी चीज़ें जो आपके साथ घटित होती है वो आपको याद रहती है, आपको याद रहती है। ऐसा होता है अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आपके लिए फिजिक्स जो है इस एसी बस की तरह हो जाएगी और आपको फिजिक्स में बड़ा मजा आएगा, ठीक है, और आपको फिजिक्स को क्रैम करने की आवश्यकता कोई भी नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल जो है मस्ती में फिजिक्स को पढ़ पाएंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले मैथमेटिकल बुक कराता हूँ, उसके बाद फिजिक्स जो है वो करते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज वेक्टर को स्टडी करते हैं। वेक्टर क्या चीज है? देखिए आपने जो है इससे पहले थोड़ा सा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपको याद होगा, बताया गया होगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, वही फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मास है, टाइम है, एरिया है, स्पीड है, ये सब क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हम क्या करते हैं बेटा? उसमें दो चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिससे फिजिकल क्वांटिटी जो है लगभग पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। दो चीजें क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि दादी से भिवानी की दूरी कितनी है, ठीक है, दादी से भिवानी का डिस्टेंस या दूरी कितनी है, तो आप कहते हैं कि 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। तो ये 30 का एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड होती है, और ये क्या बेटा? यूनिट है, दिस इज द यूनिट। समझ में आया? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और एक उसकी यूनिट। इससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन एक चीज और भी बचती है जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेहद जरूरी होती है, वो होती है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में जो है कैटेगराइज कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और वो दो पार्ट कौन से फिजिकल क्वांटिटी का? एक तो होता है स्केलर, क्या होता है? स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर किसको कहते हैं? स्केलर बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। या आप ये कह सकते हैं कि स्केलर जो है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहा जाता है। यानी इसके पास क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको, इसके पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं। एग्जाम्पल जैसे टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप 2 घंटा ईस्ट में जाइए, 2 घंटा वेस्ट में जाइए, ठीक है, फिर 2 घंटा जो ईस्ट की तरफ मुड़ जाइए। आपने टोटल कितने घंटे जर्नी की? आपने 6 घंटे। डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, आप सीधा जोड़ेंगे। और एग्जाम्पल आपने कोई मान लीजिए 20 जून का काम किया है, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल गए हैं और आपने कितना वर्क किया है? आपने काम किया है 20 जून, या और कोई भी काम हो सकता है। आप किसी जो है कोई भी काम, जैसे उसके अंदर 20 जून आपने वर्क डन किया है तो उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने वर्क डन जो है ईस्ट में किया है या लेफ्ट में किया है या राइट में किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो मॉडल होता है ये भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी किसमें आता है? स्केलर क्वांटिटीज के अंदर होता है, ठीक है। वर्क है, एनर्जी है बेटा, ठीक है, स्पीड है और डिस्टेंस है, ये सब क्या है बेटा? ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी में दूसरा जो आता है बेटा हमारे पास, वो आता है दूसरा जो टाइप हमने बनाया है वो है वेक्टर। वेक्टर फिजिकल। वेक्टर किसको कहा जाता है बेटा? कुछ ऐसी
जिनकी वैल्यू है, जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, वेक्टर के पास क्या बताया मैंने? दे हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन पहले की डेफिनेशन से काम से होता था आपका, ये बुक में भी मिली है आपको, लेकिन ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है एक्चुअली वेक्टर के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कैसे फिजिकल क्वांटिटी बताता हूँ जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है। वो क्वांटिटी है ना करंट। आपने 10th में करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड होती है 5 एम्पीयर जैसे। ठीक है, इसकी यूनिट भी है, प्लस इसकी डायरेक्शन भी होती है। करंट आपने पढ़ा होगा ना, करंट की डायरेक्शन होती है कहां से कहां? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव एंड, है ना, ये सब आपने पढ़ा है। तो उसकी डायरेक्शन होती है कि करंट फिर भी क्या होता है? स्केलर होता है। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है वो सिंपल अलजेब्रा से ऐड किया जाता है, ना कि वेक्टर अलजेब्रा से। आप ये कहिए कि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, कौन? इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए वो क्या होता है? स्केलर होता है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे कि वेक्टर किसको कहा जाएगा? कि जो क्वांटिटी वेक्टर होगी वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगी। तो ये ओबे करते हैं, ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के जो नियम होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए उस क्वांटिटी, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल में जैसे ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर बैट की तरफ लगा देता हूं और 3 न्यूटन फोर्स इधर बैट की तरफ लगा देता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट आपको पता है कितने फोर्स से राइट की तरफ जाएगा? 7 न्यूटन से जाएगा। तो यहां पर जो आपने 30 न्यूटन ये पढ़ा, क्योंकि यहां पर ये क्या करता है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, इसीलिए कितना फोर्स रिजल्ट 7 न्यूटन से राइट की तरफ जाएगा। तो ये जो फोर्स ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बेटा की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा और भी है, टॉर्क है, रोटेटिंग फोर्स को टॉर्क कहा जाता है, अभी नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर यूनिट साइंस उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। और क्या होता है? वेलोसिटी है, एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर? इसके बाद हम स्टडी करते हैं बेटा कि जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए बेटा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि उसके लिए एक एरो बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमने एरो बनाया, ठीक है, ये एरो हमने बना दिया, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। ये जो पार्ट होता है इसको टेल कहा जाता है, टेल। ये क्या होता है बेटा? हेड। ठीक है, ये जो हेड होता है, ये टेल होती है, क्या होती है? ये इनिशियल पॉइंट को बताती है। ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो स्टार्ट कहां से हुई है? वो टेल से स्टार्ट होगी। हेड क्या करता है बेटा? उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि किधर जा रही है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे बनाना है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है यहां O से स्टार्ट हुआ और वो P की तरफ निकल गया। ठीक है, P की तरफ, ये P पॉइंट की तरफ।
तो ये क्या हुआ, स्टार्ट से होगा पी की तरफ जा रहा है, तो एरो क्या होगा, ये डायरेक्शन बता रही है, ये ओ क्या इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा। तो ये टेल है और ये हेड हो गया। इसके बाद देखिए आगे इसमें बताते हैं कि जो एरो की लेंथ होती है बेटा, इसको बताती है ये मैग्नीट्यूड, इसको बताती है मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको बताती है ये मैग्नीट्यूड को बताती है बेटा, एरो की लेंथ इसको बताएगी मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट जो है वो से पी 5 सेंटीमीटर गया है, यहां कितना गया है 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे कि जो एरो की लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर रखी जाएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओ से 3 दूरी है, कितना दूर चला है 5 सेंटीमीटर, ये एरो की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यही इसकी क्या हुई मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए वो मैग्नीट्यूड बताइए नीचे यहाँ है ना, इनिशियल पॉइंट, हेड, डायरेक्शन और इसकी लेंथ इसको बताइए बेटा, लेंथ बताएगी आपकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो वेक्टर होते हैं, ये भी दो तरह के वेक्टर हमने जो है बना रखे हैं, एक तो वेक्टर होता है पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर किसको कहा जाता है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, और ये इसको नहीं बताता है, रोटेशनल इफेक्ट को नहीं बताता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल वेक्टर होता है बेटा, एक तो पोलर होता है, वेक्टर का टाइप आपको दूसरा कौन सा बता रहा हूं, एक्सियल बोल लीजिए, एक्सियल, ये क्या होता है बेटा, ये रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है, इसको दिखाता है रोटेशनल इफेक्ट को ये शो करता है, और इसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई भी इसका इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट नहीं होगा इसका, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ये जो एक्सियल वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन किसके अलग होती है, एक्सिस के अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन ये है, क्या हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होगी किसके अलग होगी, ये एक्सिस के अलग होगी, जिसके अबाउट घूम रहा है ऑब्जेक्ट, जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट क्या होगी बेटा आपकी इस रोटेशनल क्वांटिटी की डायरेक्शन, इसलिए इसको एक्सियल बोला जाता है। इनके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन किसका होगा, इस एक्सिस के अलग है, वो आप आ रहा है बैकवर्ड है, देखना पड़ेगा ये किस डायरेक्शन में है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर कि कुछ टर्म्स जो है हम वेक्टर से रिलेटेड आपको बताते हैं कि कौन कौन से वेक्टर की क्या क्या टर्म्स हम वेक्टर के अंदर यूज करेंगे, सब टर्म्स जो है इसमें एक्सप्लेन करते हैं, टर्मिनोलॉजी जो है वेक्टर के अंदर क्या क्या है। देखिए सबसे पहले जो टर्म आती है इसके अंदर हमारे पास वो आती है बेटा मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो आप किससे दिखानी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए a इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसके ऊपर शो कैसे करेंगे, जो वेक्टर है उसके लिए उसके सर के ऊपर एक एरो लगा दीजिए, ठीक है, एक एरो लगा लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो मैग्नीट्यूड होगी किसी भी वेक्टर की उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, या तो मोड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, या सिंपल इसको ए लिखा जाता है, ऊपर एरो लिखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x i है,
जे कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आपको भी एक्स आई कैप आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगा, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसके बाद इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड का बड़ा आसान तरीका है। इसकी यानी कि लेंथ इस वेक्टर को अगर मैं ड्रॉ कर लूं इस तरीके से, तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ओ से, और ये पॉइंट है हमारे पास P, जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x और y कोऑर्डिनेट। तो ये जो OP वेक्टर है यही मेरा A वेक्टर है, यही क्या है मेरा A वेक्टर है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो आपको लेंथ निकालनी है OP की लेंथ, ठीक है। और लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे बड़ा आसान है, आपको पता है जैसे इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो कैसे निकालोगे, लेंथ निकालने का तरीका होता है बेटा, जो ये हमारे पास i का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लीजिए। आप निकाल सकते हैं इसको, देखिए बड़ा आसान है भाई। इसकी लेंथ निकालनी है मुझे, लेंथ फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो जवाब निकाल के देखिए कितना ही आएगा, पैरेलल बना देना यार। और देखिए इसको निकाल के देखना, इतना ही आएगा। x कोऑर्डिनेट हमें यहां से निकाल के क्या आएगा, x है और ये वाला कितना है, y है। यह शॉर्टकट याद रखिए क्या, कि कोएफिशिएंट ऑफ i कैप उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j उसका स्क्वायर और पूरे का रूट, ये मैग्नीट्यूड का तरीका है। यहां से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने में किसी भी वेक्टर का बड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारे पास वेक्टर a है और वो ऐसे करके 2i कैप, ठीक है, और प्लस में 3j कैप या -3j कैप, ठीक है। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या लिखेंगे, मोड ऑफ a कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 4 + 9 कितना हो गया, √30, जो भी यूनिट्स कितना आ जाएगा सब, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड के बाद जो हम बता रहे थे कि यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या चीज है, देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर होता है, जैसे इसका नाम होता है यूनिट, जिसकी मैग्नीट्यूड तो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। मैग्नीट्यूड कितनी होती है इसकी, 1 होती है। अब मैग्नीट्यूड तो मुझे पता लगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन, जो जिस वेक्टर का भी आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में ही उसका यूनिट वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये है, तो मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर को दिखाने का क्या तरीका होता है, उसको हम ए कैप या ए हेड बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एरो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड या कैप, ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक यूनिट वेक्टर, कैप या हेड बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जिस डायरेक्शन में मेरा ए वेक्टर था उसी डायरेक्शन में मेरा ए कैप भी होगा, मेरा यूनिट वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। क्या डेफिनेशन बेटा, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो और डायरेक्शन क्या होगा, जो गिवन वेक्टर है जिसका आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसी के अनुरूप होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and it is directed along the given vector, जो वेक्टर दिया गया है उसी की डायरेक्शन में। इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका बड़ा आसान है बेटा। ए कैप का जो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, आपने इसे डिवाइड कर दिया तो इन दैट केस इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से, जैसे मान लीजिए पहले इसकी मैग्नीट्यूड 3 आनी थी वेक्टर की,
और आपने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1 आएगी, और डायरेक्शन क्या होगी, जो ए की डायरेक्शन वही है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास इसका ए का। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन बताइए क्या, वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है, बड़ा यूनिट है। जैसे मैंने आई जे कैप, आई कैप और यूनिट वेक्टर होता है मेरे पास जे कैप, और एक यूनिट वेक्टर होता है मेरे पास के कैप। ये तीनों भी मेरे पास यूनिट वेक्टर हैं। जो आई कैप वेक्टर होता है बेटा कि हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, इसके अलोंग होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स के अलोंग होता है, ये वाला किसके अलोंग होता है वाई के अलोंग होता है, और ये वाला कौन से एक्सिस के अलोंग होता है बेटा जेड। ये हमने स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं, पहले फिक्स कर रखे हैं। आई कैप का मतलब एक्स के अलोंग, जे कैप का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। पहले फिक्स कर रखे हैं, बना के पहले ऑलरेडी बना रखे हैं कि मान लीजिए जैसे यहां का मेरे पास जो x का कोएफिशिएंट नॉर्मल था x था, तो मैंने क्या लिखा कि x आई कैप यानी कि x के अलोंग जो लेंथ हमें मिली कितनी है x है, x मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, और आई कैप इसलिए लगाया क्योंकि किधर है x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए आई कैप। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं आपको क्लियर हो जाएगा। लेट a इज इक्वल टू कितना है बेटा, a इज इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास 4 आई कैप, ठीक है, और माइनस का 3 जे कैप है। ठीक है, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ये वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर में जो x है कितना है, उसकी मैग्नीट्यूड 4 है, और ये आई कैप बता के इसका मतलब ये पॉजिटिव x का रूप है इधर हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये x, ये y का, और ये माइनस का। ठीक है, ये तो ये तो 4 बेटा हमारे पास x वाला, ठीक है, और y ये वाला कितना है माइनस का 3, ये p पॉइंट कितना 4 माइनस 3, ये वाला आपको रहेगा, ये वाला OP वेक्टर यानी ये वेक्टर है। तो यहां से आपको पता लग गया आई कैप का मतलब क्या है कि ये आई कैप का मतलब ये x एक्सिस के अलोंग है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 4। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा आई कैप जे कैप के कैप दीस आर द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इनको तो डिफाइन पहले कर दिया कि आई का मतलब x के अलोंग, जे कैप का मतलब y के अलोंग, और के कैप का मतलब z। तो ये भी यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा। आप एक कैप कर दीजिए, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां से निकाल सकते हैं बेटा, और कैसे निकलेगा देखिए। इसका यूनिट वेक्टर बेटा a कैप बराबर है कितना हो जाएगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा देखिए, ये आ गया हमारे पास √16 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर रही है बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 प्लस 9 यानी कि 25, ये कितना आ गया बेटा 5। ठीक है, तो यहां से a कैप कितना होगा बेटा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप अपॉन 5, या आप ये भी लिख सकते हैं 4/5 आई कैप माइनस 3/5 जे। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या है, जो एक ही डायरेक्शन थी वही थी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, ध्यान रखिए। आगे चलिए यूनिट वेक्टर का ध्यान रखिए। अगली जो प्रॉब्लम आती है बेटा, नेक्स्ट वन आती है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स क्या चीज होती है, इक्वल वेक्टर्स बेटा दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन दोनों सेम हो, खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि
मेरे पास जो क्या है कि एक वेक्टर है ए, और ए क्या है, एक मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए, तो वी एक ऑब्जेक्ट है ए जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर जा रहा है, लेफ्ट। तो मेरे पास दो वेक्टर है, एक v वेक्टर और एक v वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। सॉरी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों लेफ्ट की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि va बराबर है vb, यानी कि va और vb वेक्टर दोनों बराबर इक्वल वेक्टर्स हैं। इसके अलावा और कोई चीज से अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मान लीजिए ये वाला हमारा राइट की तरफ जा रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है ऐसे और एक जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट की तरफ, दिस इज va एंड दिस इज vb। ना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए इस केस में ये वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दो वेक्टर के अगर सेम है तो वेक्टर इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें ये शायद थर्ड थी, फोर्थ टर्म जो आती है इसमें वो आती है नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं, नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर हो, ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, बराबर हो लेकिन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये वाला केस, एक वेक्टर किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक किधर है, राइट की तरफ। इस सिचुएशन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं, VA, ठीक है, या VB लिख लीजिए, राइट वाले को पॉजिटिव लिखते हैं, VB is equal to minus of VA। मैग्नीट्यूड बराबर है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ऐसे जहां पर दो वेक्टर की क्या हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, अपन उसको ऐसे लिखा जाता है। जो ये VA है ये VB के लिए नेगेटिव वेक्टर का काम है, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो तो डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव VA इज द नेगेटिव वेक्टर फॉर B। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना डायरेक्शन के साथ साथ यहां पर मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ये वाला केस शूट करेगा इसको। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए, इसकी मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2.5 तो फिर ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है, याद रखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए यहां पर बराबर होना चाहिए, तभी आप VA is equal to minus VB, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म आती है इसमें हमारे पास वो है फिफ्थ टर्म, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स नाम ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो, सेम, ठीक है। तो वेक्टर लाइन इन द सेम, ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन लाइन, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये होगा जैसे कि एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है, और ये वेक्टर है सी। ये तीनों की तीनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, इसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स वाई प्लेन नहीं मान लीजिए, हो सकते हैं मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो तीनों की तीनों वेक्टर किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इन तीनों बात क्या हो सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक डी वेक्टर जो है मेरा ऐसे होगा, ऐसे इस प्लेन ऑफ कोड के परपेंडिकुलर होगा, बाहर आता है ऐसे। तो अब आप इस वेक्टर को क्या नहीं कह सकते, देखिए ये किसी के साथ कोप्लेनर नहीं, इसका प्लेन डिफरेंट है, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर को बोलते हैं जो एक ही प्लेन में लाइन, वो कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है।
इसके अलावा अगर देखिए इसके अंदर एक आता है इसमें कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर किसको कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर में क्या चीज होती है? ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में काम करते हैं, जो एक ही लाइन में लगे होते हैं, लेकिन या तो वो एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये और बी वेक्टर है, दोनों क्या है? पैरेलल है। मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, कितनी मैग्नीट्यूड है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखा रही है और ये कम है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी क्या है? कोलिनियर है, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है? या ऐसे हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ऐसे होते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये भी दोनों क्या है बेटा? कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है? पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आ गया? एक पॉइंट, एक और चीज हम नोट करेंगे बेटा वेक्टर के अंदर कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। एक वेक्टर मेरे पास ये है, पैरेलल शिफ्टिंग बोल दीजिए आप इसको। वेक्टर कैन बी शिफ्ट इसे वेक्टर मेरे पास ये वेक्टर है, यहाँ पर आप इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को चेंज न करते हुए आप इसको यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, ना तो आप इसकी डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शन इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट। और ये जहां पर करते हैं एक ही बॉडी के ऊपर लगे, ऐसा ना हो कि ये मान लीजिए फोर्स जो है आपकी ये बॉडी इसके ऊपर ये फोर्स इधर लगा हुआ है 5 न्यूटन, तो ये ऐसा नहीं है, शिफ्ट नहीं करना कि आप इसको आगे किसी दूसरी बॉडी को बना करेंगे, नहीं, आप इसको यहां से थोड़ा यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहां की बजाय पहले यहां पर था, अब मैं इसको यहां पर ले आया, तो वेक्टर को क्या कर सकते हैं? हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ध्यान रखना कि वेक्टर की लेंथ या वेक्टर का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम किसी भी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये काम कहाँ आएगा? ये वेक्टर के बीच में जो हमें एंगल निकालना पड़ते हैं वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा काम, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक पता चलेगा क्या करेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। हम करेंगे बेटा वो है हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें जो है जब किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेना हो तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको एंगल तभी कैलकुलेट करना जब दो वेक्टर की टेल से टेल मिले। क्या हो? टेल से टेल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है बेटा, ठीक है? वेक्टर ये और ये दूसरा वेक्टर है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, ये और बी को कोइनिशियल वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर हम चुन लेते हैं हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर। क्या चीज? कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर किसको बोला जाता है? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? कॉमन होने से नाम बता रहा है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। तो ए और बी ये दो वेक्टर है हमारे पास, इसके बीच में जो एंगल है मान लीजिए 30 है, बिल्कुल ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल 30 है क्योंकि दोनों की टेल से टेल जुड़ी है। अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे दिया जाए, वेक्टर ए तो ये है, और एक वेक्टर जो है मेरे पास इस तरीके से दिया गया है, वेक्टर बी ये, और मैं कहता हूं कि वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल है? मान लीजिए 35 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आप यहां पर 30 डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक वेक्टर की हेड से क्या दूरी है? दो वेक्टर
टेल से टेल की वहीं पर एंगल दिखाना होता है। यहाँ पर क्या है, हेड से टेल मिली है, तो यहाँ पर आप वेक्टर के बीच में एंगल नहीं दिखा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी जो हमने दूसरा टॉपिक किया था पैरेलल शिफ्टिंग, उसको यूज कीजिए। या इस वेक्टर को आप ए को आगे लीजिए या इस बी को आगे यहाँ ले लीजिए, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे हम इसको ए के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर है ए को यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर नहीं दिखा सकते जाने करने के लिए, अब आप दिखा सकते हैं। चलिए क्या करें, आपके पास इस तरीके से होगा, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। ये 30 डिग्री में आप दिखा सकते हैं, यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ एक वेक्टर की हेड से टेल मिली है। कंडीशन क्या बताई, दो वेक्टर की टेल से टेल जहां पर मिलती है वहां पर एंगल शो कर सकते हैं। हेड से हेड मिलती है तो भी आप शो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वो पहले शिफ्ट करेंगे तो सेम एंगल आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो टेल से टेल मिलाकर ही आपको एंगल दिखाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ऐसे दिया जाए, ये मैं कहूं कि मेरा वेक्टर ए है और मैं कहूं एक वेक्टर मेरा ये है बी, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बनाते हैं पूरा, ये वेक्टर बी है, ए में और बी में मुझे क्या बनाना है, एंगल जो है निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो इसके लिए मेरा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट कर सकते हैं, या तो बी को घाटी यहाँ ले या ए को घाटी वहां से, चॉइस आपकी। तो जैसे मैंने क्या किया, ये मेरा ए वेक्टर है और ये वाला मेरा क्या है, पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, ये बी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी रूल होता है, जब भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल लेंगे तो स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो लेंगे, ठीक है। इसी एंगल आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, क्या है बता देता हूं। टेल से टेल भी है, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है। तो एंगल को आप यहां से निकाल सकते हैं ना, कितना कितना जाता है 220 कितना 360 300 डिग्री का होता है। तो ये 300 डिग्री नहीं होगा कभी भी। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो हमेशा 0 और 180 के बीच में लाएगा। कितने के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये रेंज है एंगल 0 से 180 के बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। 180 से ज्यादा किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल नहीं, ठीक है। ये कंडीशन है। तो आपको दो वेक्टर की टेल से टेल मिला के भी आपको क्या देखना है, जो एंगल स्मॉलेस्ट आता है वो लेना है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर ये ऐसे होते इस तरीके से होते, मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वाला वेक्टर ए है हमारा, और ये वाला एंगल मान लीजिए 150 है। तो ये वाला वेक्टर आपके पास ये जो दो वेक्टर के बीच में एंगल 150 हो सकता है, ये वाला एंगल नहीं होगा क्योंकि काफी बड़ा है, और ये एंगल बनेगा ये लेस देन कितना है 180। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 से छोटा होता है या 180 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, और 0 से बड़ा है, ठीक है। मिनिमम 0 हो सकता है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना नहीं है, दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में, तो आप लोग देखिए ग्रेटर देन और सॉरी ये इक्वल टू साइन होगा, 0 भी हो सकता है, उससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 180। और अगर अपोजिट है जैसे ये तो एंगल कितना होगा बेटा 180, 0 और 180 भी इंक्लूड होंगे, क्या ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर के, फिर बता देता हूं, किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से 180 के बीच में ही लाया जाता है, इससे ज्यादा। थैंक यू। बाकी फिर कभी